बजट कुछ खट्टा तो कुछ मीठा जैसा है। सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के मौके बढ़ाने के लिए किसानों एग्रीकल्चर को मजबूत करने के लिए विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा अपने सहयोगियों खासकर नीतीश कुमार और नायडू को खुश करने की कोशिश की है। इसलिए बिहार और आंध्र के लिए विशेष फंड का ऐलान भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। लेकिन बजट में निवेशकों को निराशा हाथ लगी है। एफएम ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का बोझ बढ़ा दिया है। हालांकि एंजल टैक्स को खत्म भी किया है। स्टार्टअप को सौगात मिली है। वहीं इनकम टैक्स के मोर्चे पर नए रिजीम में कुछ राहतें दी हैं। सोना चांदी पर से कस्टम ड्यूटी घटाया है। इससे सोना चांदी सस्ता होगा। हालांकि आज सोना चांदी 4,000 रुपए तक टूट भी गया है। वित्त मंत्री ने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में बढ़ोतरी की है। वहीं एफएनओ पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी भी बढ़ा दिया है। For the benefit of the lower and the middle income classes, I propose to increase the limit of exemption of capital financial assets to 1.25 lakh rupees per year. Listed financial assets held for more than a year will be classified as long-term, while unlisted financial assets and all non-financial assets will have to be held for at least 2 years to be classified as long-term. Security transaction tax on futures and options of securities is proposed to be increased to 0.02% and 0.1% respectively. Second, for reasons of equity, I propose to tax income received on buyback of shares in the hands of recipients. और अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। तो इस बार इनकम टैक्स के ओल्ड रिजीम वालों को निराशा हाथ लगी है। लेकिन नई टैक्स रिजीम में सैलरीड क्लास को निर्मला सीतारमण ने कुछ तोहफा जरूर दिया है। नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। साथ ही 3 से 12 लाख तक की जो आय है उसके स्लैब्स में बदलाव किए गए हैं। इससे कुल मिलाकर न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स पेयर्स को 17,500 रुपए तक की बचत हो सकती है। पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा स्टार्टअप्स को सौगात मिली है। एंजल टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। The new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows. 0 to 3 lakh rupees, nil. 3 to 7 lakh rupees, 5%. 7 to 10 lakh rupees, 10%. 10 to 12 lakh rupees, 15%. 12 to 15 lakh rupees, 20%. And above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. Opting for the new tax regime. First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. और नई टैक्स रिजीम में अब तक 4 करोड़ से ज्यादा रिटर्न्स प्राप्त हुए हैं। उनमें से 70% से ज्यादा लोग नई टैक्स रिजीम से जुड़ चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का पूरा फोकस टैक्स रिजीम को सरल करने पर है। जिस तरह से आप लोग न्यू टैक्स रिजीम को प्रमोट कर रहे हैं, इस बार भी आप लोगों ने स्लैब में चेंज किया, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया, तो ये मान के चलें कि न्यू टैक्स रिजीम के जरिए आप मिडिल क्लास को राहत देने की कोशिश की है। इस बार
ओल्ड टैक्स रिजीम को लेकर क्या कोई सनसेट क्लॉज है? क्योंकि आपने कहा है कि जो इनकम टैक्स एक्ट है उसका हम लोग कंप्रिहेंसिव रिव्यू करेंगे, तो रिव्यू में क्या ये मान के चले कोई सनसेट टाइम आएगा ओल्ड टैक्स रिजीम को लेकर? अभी मैं बोल नहीं सकती हूँ। जरूर हमारी इरादा ये है कि सिंपलर टैक्सेशन रजीम होना चाहिए, और सिंपल टैक्स रजीम की ओर अगर हम जा रहे हैं ये रिव्यू के द्वारा, वो ही हमारी मकसद होगा कि सिंपल कर दो। ओल्ड टैक्स रजीम को सिंपल करने के रास्ते पर ही ये नया टैक्स रजीम आया है। सनसेट होगा कि नहीं होगा वो अभी मैं बोल नहीं सकती हूँ, वो रिव्यू करने के बाद ही हम एक डिसीजन लेंगे। और ये एक आंकड़ा मैं आपको दे दूं कि इस बार पिछली बार जो हमने परिवर्तन किए थे नई टैक्स प्रणाली में, तो 70% लोग अभी तक जो 4 करोड़ के लगभग हमारे पास में रिटर्न प्राप्त हुए हैं पिछले वर्ष के, 70% ने इसको प्रेफर किया है बनिस्बत की पुरानी प्रणाली को। तो बड़ी तेज़ी से लोग नई प्रणाली की ओर आकर्षित हो रहे हैं और हमारा यही प्रयास रहेगा। सरकार ने रोजगार और स्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव्स का रास्ता चुना है। इसके लिए 3 स्कीमें लाई गई हैं। इनमें पहली, नौकरी करने वालों की पहचान ईपीएफओ के जरिए की जाएगी और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को सहायता दी जाएगी। फर्स्ट टाइम स्कीम में पहली नौकरी पाने वालों को 1 महीने की सैलरी सरकार देगी। ये पैसा 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। ये सहायता अधिकतम 15,000 रुपए की होगी। 1 लाख प्रति माह तक आय वाले इसके दायरे में आएंगे। दूसरी स्कीम मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएशन के लिए है। इसके तहत ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन के हिसाब से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को 4 साल तक इंसेंटिव्स मिलेंगे। तीसरी स्कीम में एम्प्लॉयर्स को 1 लाख तक की नौकरी देने पर ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन में 3,000 तक हर महीने मिलेगा। ये एक तरह का रिम्बर्समेंट, वो भी 2 साल तक के लिए। इसके अलावा वर्कफोर्स में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए क्रैश और वर्किंग विमेन हॉस्टल बनाए जाएंगे। साथ ही 5 साल में 20 लाख युवाओं की स्किल ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। जिन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता, उन्हें सरकार उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन देगी। इसमें सालाना 3% इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलेगा। Recognition of first-time employees and support to employees and employers. Scheme A, first-timers. This scheme will provide 1 month wage to all persons newly entering the workforce in all formal sectors. Direct benefit transfer of 1 month's salary in 3 installments to first-time employees as registered in the EPFO will be up to 15,000 rupees. The eligibility limit will be a salary of 1 lakh per month. The scheme is expected to benefit 210 lakh youths. Our government will launch a comprehensive scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. They will gain exposure for 12 months to real-life business environment, varied professions, and employment opportunities. An internship allowance of 5,000 per month, 5,000 rupees per month, along with a one-time assistance of 6,000 rupees will be provided. Companies will be expected to bear the training cost and 10% of their internship cost from their CSR funds. और इस बार बजट में जो 9 प्राथमिकताएं बताई गई हैं, उनमें पहली है एग्रीकल्चर। कृषि क्षेत्र के लिए सरकार ने 1,52,000 करोड़ का बजट आवंटन किया है। इसमें सब्जियों के लिए क्लस्टर प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। खेती के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इसके तहत इस बार 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल क्रॉप सर्वे होगा।
देश के 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीन की रजिस्ट्री बनेगी। झींगा की ब्रीडिंग के लिए, खेती के लिए सेंटर बनाए जाएंगे और लोन मुहैया कराए जाएंगे। कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए नेशनल पॉलिसी आएगी। पॉलिसी का फोकस ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने और रूरल इकोनॉमी की मजबूती पर होगा। Our government will undertake a comprehensive review of the agricultural research setup to bring the focus on raising productivity and developing climate resilient varieties. Funding will be provided in challenge mode, including to the private sector. Domain experts, both from the government and outside, will oversee the conduct of such research. Release of new varieties. New 109 high-yielding and climate-resilient varieties of 32 field and horticultural crops will be released for cultivation by farmers. Natural farming. In the next 2 years, 1 crore farmers across the country will be initiated into natural farming, supported by certification and branding. Implementation will be through scientific institutions and willing gram panchayats. 10,000 need-based bio-input resource centers will be established. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की तारीफ की है। उन्होंने बजट को विकसित भारत की तरफ ले जाने वाला बजट बताया है। आज का बजट नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया है। ये ढेर सारे नए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। ये बेटर ग्रोथ और ब्राइट फ्यूचर लेकर आया है। आज का बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के उस पूरी प्रक्रिया में कैटलिस्ट का काम करेगा। विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा है कि ये बजट सिर्फ कुर्सी बचाने के मकसद से लाया गया है। कुर्सी बचाने के लिए जो 1-2 लोगों को खुश करना था, वो उन्होंने अपने बजट में ओपनली दिखाया। लेकिन जो वो तो ठीक है, किसी को मिल रहा है तो ठीक, लेकिन जहाँ जरूरत है, मैं उदाहरण के तौर पर करता हूँ कि हमारा एरिया मोस्ट बैकवर्ड है, हैदराबाद, कल्याण कर्नाटका, हैदराबाद। वहाँ पर उसको संविधान ने स्पेशल स्टेटस दिया है। वहाँ पर पैसे की जरूरत है। वहाँ पर पहले से हमको स्पेशल अमाउंट होना चाहिए, ये हमारे सरकार की मांग है वहाँ से। वो भी उन्होंने इसको निगलेक्ट किया। उसके बारे में कोई उन्होंने एक लफ्ज भी इसमें नहीं है। बजट के दिन बाजार में जोरदार उतार चढ़ाव देखने को मिला। गिरावट के बाद बाजार निचले स्तर से सुधरकर बंद हुआ है। सेंसेक्स 73 पॉइंट गिरकर 80,429 पर और निफ्टी 30 पॉइंट गिरकर 24,479 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए हैं। रियल्टी, तेल गैस, पीएससी शेयरों पर दबाव देखने को मिला। मेटल, बैंकिंग, एनर्जी इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए हैं। वहीं एफएमसीजी, आईटी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए हैं। ऑटो, फार्मा इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए हैं। एमओएफएसएल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल ने बजट के बाद कहा कि टैक्स का बोझ बढ़ाना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि टैक्स बढ़ने से लॉन्ग टर्म निवेश पर असर पड़ सकता है। उनका ये कहने का कि भाई आपने बहुत पैसा कमाया है इक्विटी में, तो आप हमको भी थोड़ा देते चले जाओ, ऐसा है। मतलब आई डोंट थिंक देयर इज एनी रैशनल, बिकॉज उनको तो ये पर्टिकुलर एसेट क्लास को इंकरेज करना चाहिए। तो आप जो लॉन्ग, चलिए स्पेकुलेशन को आपने पनिश किया, शॉर्ट टर्म को पनिश किया, एक बात समझ में आता है, बट इवन लॉन्ग टर्म में आपने 10 से 12.5% किया है। मतलब ये है आपको मेरे ख्याल से सोच ऐसी है कि भाई
आप जो है बहुत पैसे कमाया हो तो उसमें से आप थोड़ा यू पार्ट विद सम पोर्शन ऑफ गेन्स। मेरे को नहीं लगता है कि लॉजिक ये है कि भाई हम इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज को डिसइंसेंटिवाइज करें, ये बात नहीं है। बट बेसिकली मेरे को लॉजिक समझ में आया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स इतना बढ़ाया क्यों। शॉर्ट टर्म तो मेरे समझ में आता है, शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन में, और एक्चुअली स्पेकुलेशन में आपका मार्जिनल टैक्स रेट है। सो इन एनी केस यू आर पेइंग द फुल टैक्स, देयर इज नो चेंज फॉर द स्पेकुलेटर्स एक्चुअली, which is the major portion of the gains in the marketplace. Yeah, you are punishing the long term holders ना, जितने long term holders हैं उनको आप पनिश कर रहे हैं। एमके वेंचर्स के फाउंडर मधु केला का कहना है कि बजट से शेयर बाजार पर टैक्स का बोझ बढ़ा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि टैक्स बोझ बढ़ने से बाजार के सेंटिमेंट बहुत खराब होंगे, ऐसा भी नहीं लगता। मार्केट में गवर्नमेंट का जो फिजिकल सिचुएशन था बिफोर बजट में जाने के पहले, मे बी इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आई हैव सीन इन 30 इयर्स ऑफ माई करियर, जहां पे कि गवर्नमेंट का बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन था। तो मुझे लगता है मार्केट में कोई भी आदमी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बढ़ेंगे। उसके साथ थोड़ा एसटीटी भी बढ़ा है। एंड ये जो बाईबैक के ऊपर जो टैक्सेशन है, वेदर कंपनी वाले भी पे करेंगे और इंडिविजुअल जिसके हाथ में आएगा वो भी पे करेगा, उसका भी क्लैरिटी बाकी है। बट ऑन द होल थोड़ा टैक्सेशन का बर्डन स्टॉक मार्केट के ऊपर, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के ऊपर बढ़ा है। पर हमने देखा है कि मैं तो 25-30 साल से कितने बजट देख चुका हूं, अल्टीमेटली टैक्स तो आपकी इनकम के ऊपर है। अगर मार्केट अच्छा रहेगा, इकोनॉमी अच्छी रहेगी, कंपनी अगर प्रॉफिट बनाएगी, तो अल्टीमेटली अगर आप कमाओगे उसके ऊपर ही टैक्स भरोगे। तो इसमें ज्यादा लंबे अवधि के लिए इनका लास्टिंग इम्पैक्ट मार्केट्स के ऊपर होता नहीं है। और अगर मैं बजट को पूरी तरीके से एनालाइज करूं अच्छी प्रकार से, तो काफी सारे लॉन्ग स्टैंडिंग पेंडिंग इश्यूज स्पेसिफिकली ऑन एग्रीकल्चर और जॉब क्रिएशन के ऊपर गवर्नमेंट ने काफी एफर्ट किया है और काफी एलोकेशन है, जो इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा आर्ग्यू करते हैं। और इस बजट में गोल्ड और सिल्वर पर से ड्यूटी घटाई गई है। सोना चांदी इससे सस्ता हो जाएगा। हालांकि सरकार के ऐलान के बाद आज सोना 4,000 रुपए तक टूट गया। To enhance domestic value addition in gold and precious metal jewelry in the country, I propose to reduce customs duties on gold and silver to 6% and that of platinum to 6.4%. और सरकार के इस कदम से, यानी सोने चांदी वाली कदम से, ज्वेलरी मार्केट खासकर गोल्ड एंड सिल्वर की खरीदारी बढ़ेगी। इसलिए ये कंज्यूमर के लिए गुड न्यूज़ है, बता रही हैं कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता। पिछले हफ्ते ऑल टाइम हाइज बनाने के बाद सोने में कुछ मुनाफा वसूली तो चल ही रही थी, लेकिन जिस तरह से हमने आज ड्यूटी कट आता हुआ देखा है, जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा है, उसका एक भारी इम्पैक्ट हमने यहाँ पर प्राइसेस में पड़ता हुआ देखा। अगर हम बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी की बात करें तो वो 10% से घटाकर 5% कर दी गई, और जो एग्री सेस है उसे 5% से घटाकर 1% कर दिया गया। यानी कि जो 15% की इंपोर्ट ड्यूटी थी सोने और चांदी पर, वो दोनों ही अब घटकर 6% रह गई हैं। प्लैटिनम की अगर बात की जाए तो ये 15.5% की ड्यूटी थी, जो अब घटकर 6.5% जैसी आ गई है। तो 9% की जो ये गिरावट है वो हम सम सेंस प्राइसेस में आते हुए देखी है। जैसे मैंने कहा कि 2 और 3, 4, 5% तक यहाँ पर सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिली। ऑफकोर्स कुछ ठहराव उसके बाद नजर आया, क्योंकि रुपए में डेप्रिसिएशन था। रुपए की अगर बात करें तो आज ये रिकॉर्ड लोज पर बंद हुआ है, तो कुछ सपोर्ट वहाँ से बनता हुआ नजर आया। लेकिन बाजार का मानना है कि ये जो गिरावट है सोने के प्राइसेस में, और अब क्योंकि हम यहाँ पर फेस्टिवल और शादियों के सीज़न में जाते हुए नजर आए हैं, तो ये अच्छी न्यूज़ है, खबर है यहाँ पर कंज्यूमर्स के लिहाज से। तो खरीदारी उस तरह से यहाँ पर काफ़ी हद तक बाजार में लौटती हुई आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। और बजट के बाद कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल से एक्सक्लूसिव बातचीत की है सीनियर इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने। बजट पेश होने से पहले अलग अलग मोर्चे पे चिंताएं जताई जा रही थी, चाहे रोजगार का मोर्चा हो, चाहे अर्थव्यवस्था में मांग नहीं होने की चिंता हो। इन चिंताओं को ये बजट कितना दूर करते हुए दिख रहा है आपको? मैं समझता हूं आज
बाल गंगाधर तिलक जी और चंद्रशेखर आजाद का जन्म जयंती है, उस अवसर पर एक ऐसा बजट जो नया भारत, एक समर्थ भारत की कल्पना देश के सामने रखता है, ये माननीय वित्त मंत्री ने पेश किया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री निर्मला जी को बधाई दूंगा कि एक बहुत ही कल्पनात्मक बजट, पूरे समाज की चिंता करने वाला बजट, विशेषकर युवा युवतियों को आगे ढेर सारे अवसर मिले, गरीबों का कल्याण हो, गरीबी से आगे बढ़े निकले और समाज में सही स्थान ग्रहण करें। महिलाओं का एक उज्जवल भविष्य हो, 3 लाख करोड़ महिलाओं की स्कीम्स पे इस बजट में रखे गए हैं और हमारे अन्नदाता किसानों को ढेर सारे अपने आमदनी बढ़ाने के लिए, अपनी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ये बजट पर फोकस रहा है। मुझे लगता है कि जो पुरानी लोगों को एक आदत सी बन गई है कुछ ना कुछ फियर मॉन्गरिंग की, कुछ ना कुछ डरा धमका के लोगों को रखना, ये हो सकता है वो हो सकता है, फिर एक बार मोदी जी ने बता दिया है कि वो बहुत सोच समझ के और सभी को लाभ पहुंचे ऐसा बजट देने में सक्षम है। क्योंकि आप इंडस्ट्री से लगातार बातचीत करते रहते हैं जब भी पॉलिसी मेकिंग करते हैं, तो इस दौरान इंडस्ट्री से क्या फीडबैक मिल रहा था? क्या कुछ इस टाइप से इंसेंटिव स्कीम आए, एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम, तो वो लोग एक्सपेंशन के लिए, नए एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार रहेंगे? मुझे लगता है कि भारत का जो उद्योग जगत है वो आज बड़ा उत्साहित है। वो देख रहा है कि भारत विश्व का सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है और 3 साल में हम विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और ये जो बजट है एक प्रकार से उसका रास्ता भी साफ कर देता है। इस बजट के माध्यम से जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत सुविधाओं पे थ्रस्ट 11,11,000 करोड़ पूरा रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, केंद्र का खर्च, बाकी राज्य और निजी क्षेत्र का खर्च तो अलग है। टूरिज्म, पर्यटन पर, पर्यटन पर बड़ा जोर दिया गया है, परिवहन पे बड़ा जोर दिया गया है, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, प्रमोटिंग न्यू प्रोजेक्ट्स। एक प्रकार से जो 5 स्कीम्स रोजगार और कौशल विकास के साथ जुड़ी हुई युवा युवतियों के लिए पेश की गई हैं, ये डिफाइन करती है सरकार की सोच को। और मुझे पूरा विश्वास है, चाहे वो मुद्रा लोन डबल करना 10 से 20%, चाहे एमएसएमई सेक्टर को बल देने के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम लाना, चाहे सेक्टोरली भी देखो कि भाई उपभोक्ता को भी लाभ मिलना चाहिए, तो आप मोबाइल फोन की इंपोर्ट ड्यूटी कम करो, यहाँ की इंडस्ट्री भी थोड़ी और मेहनत करके कंपेटिटिव बनेगी। इसी सवाल पे आ रहा था, क्योंकि आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ भी है और कई बार आपके साथ मुलाकात में मुझे लगता है इंडस्ट्री वालों ने मांग की थी, खासतौर से शुरू करूं गोल्ड सेक्टर से, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर से, कि इंपोर्ट ड्यूटी काफी ज्यादा, उसको कम किया जाए। तो ये सिर्फ बात जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर तक नहीं रहती, इसका नाता रिश्ता रोजगार से होता है, गोल्ड इंपोर्ट से होता है। तो इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, हमारी बहनों के साथ शादी ब्याह के सीजन आने वाला है, मंगलसूत्र भी सस्ता होगा और सीधा 15 से 6% करने से 3-4 लाभ सीधे और दिखते हैं। तो स्वाभाविक रूप से सोना चांदी के जवाहरात सस्ते होंगे, मंगलसूत्र सस्ता होगा, शादी ब्याह का बोझ कम होगा लोगों पर इससे स्मगलिंग भी रुकेगा। सही माने में देश में कितना गोल्ड सिल्वर है वो लोगों को पता चलेगा और ये एक तरीके से देश की संपत्ति है। पूरा विश्व जानता है कि भारत में इतने बड़े पैमाने पे सोना चांदी है, तो ये एक हमारी ताकत है भारत की। साथ ही साथ रोजगार का इसलिए ये बल देता है रोजगार को, क्योंकि कई सारे हमारे जो कारीगर हैं वो विदेश में, दुनिया भर में निर्यात कर सकते हैं, बड़े सुंदर डिजाइन्स बनाते हैं, पर उनके पास ये सामर्थ्य होता है कि जीरो ड्यूटी इंपोर्ट करें गोल्ड वगैरह। तो अब ये गोल्ड का प्राइस कम होने से उनके कारीगरी का दाम ज्यादा होता है, गोल्ड सिल्वर कम लगता है। लेकिन इस 6%
आयात शुल्क करने से अब वो गोल्ड सिल्वर इस्तेमाल करके बड़े सुंदर चीजें दुनिया भर में बेच सकते हैं।